हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन आज देखेंगे कुछ एग्जांपल्स मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर और अपन एक नया सब टॉपिक पढ़ेंगे जिसे अपन बोलेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना। सर्कुलर मोशन में अपन ने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ये सब चीजें देखी थी। एक चीज अपनी पढ़ने से रह गई थी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो भी अपन आज के लेक्चर में देखेंगे। तो अपन अब देखते हैं एग्जाम्पल। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था 2 मिनट के लिए यहां देखिए, कल अपन ने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि भाई वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल या स्यूडो फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि ME फाइनल माइनस ME इनिशियल, ये पढ़ा था हमने। और हमने बोला था कि अगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 हो जाए और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो जाए तो मैकेनिकल एनर्जी कैसी कहलाएगी, ये डेल्टा एम कैसी कहलाएगी, कंजर्व्ड। ये हमने कुछ बात करी थी। अच्छा, अगर डेल्टा एम कंजर्व्ड है तो फिर हमने बोला था गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, या गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। उसका भी एक बार यहां पे देख लेते हैं। देखिए, हमने इस इक्वेशन को मैं और कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, इसका मतलब ME फाइनल माइनस ME इनिशियल किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। यानी कि फाइनल मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर हो गई, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के। अब अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं तो ये क्या होता है, दिस इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये जो सम है ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी का प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का सम है, और ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ अब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर अपने को वहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होगा। सो दिस इज द इनिशियल कंडीशन। हम इनिशियल लेवल पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पता करेंगे, फाइनल पॉइंट पे भी हम दोनों बातें पता करेंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं या डेल्टा ME 0 के बराबर है, अगर कंजर्व्ड है, तो हमें ये चीज बतानी होगी वहां पे, ठीक है ना। इन दोनों को इक्वेट करना होगा। चलो, अगर इतनी बात समझ में आती है तो अपन ये न्यूमेरिकल लेते हैं आगे। तो इस न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है, अ पार्टिकल ऑफ मास M इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h एज शोन इन फिगर, है ना। तो यहां पे एक पार्टिकल बताया हुआ है और इस पार्टिकल का मास हमें बताया गया है कि M है। द मैकेनिकल एनर्जी, ME का मतलब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग द मोशन बिफोर कॉलिजन विद द ग्राउंड। इसका मतलब क्या है, इन्होंने क्या बोला है कि भाई मैकेनिकल एनर्जी कैसी है, कंजर्व्ड, यानी कि डेल्टा ME 0 के बराबर है। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर है, 0 के। तो ये हमारी इनिशियल कंडीशन है और ये हमारी फाइनल कंडीशन है। अच्छा, यहां पे एक बात ऐड करना भूल गए, यहां पे इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना। इस एग्जांपल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि ये बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, ये क्या बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल है M मास का जो कि अर्थ से, यानी कि अर्थ के बाहर है, ये अर्थ से h हाइट ऊपर है और वहां से इसको रिलीज किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है यानी कि ऐसे फ्री फॉल हो रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई यहां पे, 0। तो ये बोल रहे हैं कि भाई इस पार्टिकल में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है या नहीं है। इन्होंने तो क्या बोला, कंजर्व्ड। तो बोल रहे हैं कि आप हमें बताओ कि ये बात सही है या नहीं है, ये बात ट्रू है या फॉल्स है। तो अब भाई हम क्या करते हैं, हम इसका FBD ड्रॉ करते हैं। तो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स mg और इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होने वाला कितना है, ये h, ठीक है ना। तो बेसिकली हम यहां पे ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को बेसिकली न्यूमेरिकल में हम ये देखेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगाना है और मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम कब लगाना है। तो आइए इस क्वेश्चन को अगर आगे अपन सॉल्व करें,
ये क्या है, अर्थ है। ये पार्टिकल पे लगने वाला वेट नीचे mg और उतना ही वेट अर्थ की तरफ से लगेगा mg। इसका मास क्योंकि m था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट और दिस इज आवर फाइनल पॉइंट। अब यहां से लेकर के यहां तक का जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना है, h। यानी कि ये पार्टिकल अर्थ के ऊपर कहीं पे है और वहां से ये फ्री फॉल हो रहा है। तो अब यहां पे अगर अपने को ये देखना है कि यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है या नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, अगर हमने क्या बोला कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, इसका मतलब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये किसके बराबर होता है, यही तो एमई फाइनल माइनस एमई इनिशियल, यही हमारा कंजर्वेशन का लॉ है। तो यानी कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव और वर्क डन बाय एक्सटर्नल अगर मैं निकाल लूं तो मुझे आइडिया पता चल जाएगा कि भाई ये कंजर्व्ड है या नॉन कंजर्व्ड है। अब देखो यहां पे बात आती है सिस्टम की। हम सिस्टम किसको मान रहे हैं, तो देखो हम सिस्टम मान रहे हैं इस पार्टिकल को। दिस इज आवर सिस्टम। हमने इस पार्टिकल को क्या मान लिया, एक सिस्टम मान लिया। तो अब इस पर्टिकुलर सिस्टम पे कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है, क्या यहां पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ या ना, नॉट इक्वल टू 0 है। ये दिख रहा है अपने को mg फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये एक एक्सटर्नल फोर्स हो गया। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो पाथ डिपेंडेंट हो, तो यहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई है ही नहीं, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, यहां पे 0 है। तो ये नॉट इक्वल टू 0 और ये 0, यानी कि इनका सम नॉट इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एमई इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। प्रूव हो गया कि ये नॉन कंजर्व्ड है, ठीक है ना, यहां पे नॉट की जगह नॉन कंजर्व्ड। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग द मोशन बिफोर कॉलिजन विद द ग्राउंड। तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया अभी फिर, फॉल्स, ठीक है। लेकिन ये फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक पार्टिकल को सिस्टम माना। अगर इस क्वेश्चन को और अच्छे से एनालाइज करना हो तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अगर इस पूरे को सिस्टम मान लूं जिसमें अर्थ भी हो और पार्टिकल भी हो। अच्छा एक और चीज, बहुत सारे बच्चे यहां पे सोच रहे होंगे, अभी जैसे मैंने बताया था कि सर अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है और वो 0 के बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दिस इज इक्वल्स टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। ऐसा कुछ आप लोग सोच रहे होंगे, ऐसा भी होना चाहिए। तो देखो यहां पे ये अपना इनिशियल पॉइंट है, तो काइनेटिक इनिशियल यहां पे होगी, पोटेंशियल इनिशियल भी यहां पे होगी। तो इस पार्टिकल की कोई पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअली नहीं होगी, इस अर्थ की इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं एक सिस्टम के लिए। अगर सिर्फ पार्टिकल ही यहां पे एक सिस्टम है तो हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर रेफरेंस पॉइंट कोई है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए, और यहां पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो आपने 0 कर दी, जैसे जैसे यहां पे आ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो ये हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियल भी है फाइनल भी, और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 से कुछ बढ़ रही है आगे, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी भी इसकी इंक्रीज हो रही है, 0 नहीं हो रही है। और क्योंकि हमको ये दिख रहा है कि यार इनिशियल से फाइनल में काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ आ रही है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी 0 के बराबर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है और वो नॉन कंजर्व कहलाएगी, इसलिए, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेशन हुई। अब आगे आओ, अब एक और पॉइंट देखते हैं इसी में। दिस इज योर अर्थ, यहां से एक mg फोर्स लगा नीचे क्योंकि ये m मास का है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट h, ये फोर्स लगा mg ऊपर। और अब की बार मैंने क्या किया,
ये जो व्हाइट डॉटेड लाइन है इसको मैंने क्या मान लिया, सिस्टम। बहुत ध्यान से समझना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने केवल पार्टिकल को सिस्टम माना था, अभी मैंने अर्थ और पार्टिकल दोनों को सिस्टम माना है। ठीक है, तो दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज आवर फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो अब यहां पे भी अपने को क्या लगाना है, ये चेक करना है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है या नहीं है। तो हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लिखा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एमई। तो भाई वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव चेक करें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस चेक करें। तो अगर ये पूरा सिस्टम हमने मान लिया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरनल हो गया, ये भी इंटरनल हो गया, और तो कोई फोर्स नहीं है, तो यानी कि इंटरनल फोर्सेस आ गए, इसमें कंजर्व फोर्सेस आ गए, तो नॉन कंजर्व रही नहीं। भाई एमजी कैसा फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम के अंदर जो भी फोर्स है एक तो इंटरनल है और कंजर्व्ड है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, यानी कि नॉन कंजर्व फोर्स नहीं है। तो ये दोनों जीरो हो गए, तो भैया डेल्टा एम ई किसके बराबर हो गया, जीरो के। यानी कि अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। बात समझ में आई या नहीं आई, सबको क्लियर है ये वाली बात। यहां पे हम बोल सकते हैं जब हमने पार्टिकल और अर्थ दोनों को एक सिस्टम माना है तब हमने क्या बोला है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। और किस तरह से बताया, एक्सटर्नल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को देख करके। ठीक है, चले आगे देखें अगला क्वेश्चन। Okay, so next question is चलने दीजिए। ओके, सो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग रीड कीजिए इस क्वेश्चन को। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में वाली बात ध्यान रखना कि मैंने जो आपको एक पॉइंट बताया था कि मैक्सिमम लेंथ या मिनिमम लेंथ के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव स्पीड या वेलोसिटी जीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। तो वही कंसेप्ट है, और इस तरह के क्वेश्चन अपन ने देखे हुए हैं। अगर आपसे पूछा गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जहां पे अपने को निकालना होता है वहां पे फाइनल वेलोसिटी जीरो करनी पड़ती है, वरना डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, बॉडी तो आगे चलती जाएगी। कुछ कुछ वैसी बात यहां पे समझिएगा क्वेश्चन को। Initially the spring is in natural length and block is at rest. ठीक है, find the maximum extension in the spring when the block is released. तो अब ये एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम को भी लगा सकते हैं और मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन को भी हम यहां पे लगा सकते हैं। दोनों ही बातों से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम दोनों मेथड से करेंगे और देखेंगे कि कौन सा इजी है और कौन सा हमें अप्रोच करना चाहिए एग्जाम में। सो फर्स्ट मेथड हम देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अभी तो ये नेचुरल स्टेट पे है, फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, एक्सटेंशन की। यानी कि अगर मैं इस ब्लॉक को नीचे खींचूंगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस बढ़ेगा, नेचुरल लेंथ से जो लेंथ है वो बड़ी हो जाएगी। तो वो लेंथ कितनी बड़ी हुई मुझे वो पता करनी है। ठीक है ना, तो सपोज करूं और व्हेन ब्लॉक इज रिलीज, ठीक है ना, और ये बात कर रहे हैं ये जो नीचे है दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, ये आपकी अर्थ है और
यार डायग्राम थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए। अब ठीक है, ये देखिए यहां पे क्या है, ये आपका m मास का ब्लॉक है, दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट के, और एक्सटेंड किया हमने इसे। तो हमने कितना एक्सटेंड किया, हमने इसे लेट से कि कुछ x डिस्टेंस आगे एक्सटेंड किया, यानी कि मैंने इस ब्लॉक को ऐसे पकड़ के खींचा, तो ये ब्लॉक का यहां पे आ जाएगा। ओके, तो अब अगर मैं यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने से मुझे क्या पता करना है, इस x की वैल्यू कितनी, कितना एक्सटेंशन हमने किया है। चलो, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, दिस इज माय सिस्टम, है ना, ये जो m मास है ये मेरा क्या है, यहां पे सिस्टम है, और वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या यही होता है, टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो टोटल वर्क डन यानी कि जितने फोर्सेस लग रहे होंगे उनके द्वारा किया गया वर्क डन। तो यहां पे अगर मैं इसका एफबीडी ड्रॉ करूं तो एक फोर्स तो आ गया नीचे mg, और क्योंकि स्प्रिंग भी है यहां पे तो स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा, तो ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा और वो कितना होगा, kx। ठीक है, ये दो फोर्स हैं यहां पे। अब अपन लिख सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एसपी, माने स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये अपना इनिशियल पॉइंट हुआ और ये यहां पे कहीं पे अपना फाइनल पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे अपनी जो वेलोसिटी है वो 0 है क्योंकि नेचुरल लेंथ में है, और यहां पे कुछ वेलोसिटी v होगी नीचे की तरफ। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब देखो mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है x, तो दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव विच इज नथिंग बट mg x। फिर स्प्रिंग फोर्स की अगर अपन बात करें तो देखो स्प्रिंग फोर्स कितना है, स्प्रिंग फोर्स यहां पे है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हम जानते हैं कितना होता है, -1/2 के एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज इक्वल्स टू। अब देखो ये मैंने बोला तो सही कि इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, लेकिन मेरी बात को ध्यान रखिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, इसका मतलब ये ब्लॉक अब यहां पे आकर के रुक चुका है। अगर ये रुक चुका है तो ये जो v है ये किसके बराबर हो गया, 0 पे। समझ में आई बात, अगर इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तो ये नीचे जाता रहा है, तो बेटा ये x भी तो बढ़ता जा रहा है। अगर हम बोल रहे हैं कि हमने इसको x डिस्टेंस पे एक्सटेंड किया है तो वेलोसिटी फिर इस पॉइंट पे क्या है, 0 है। यही चीज मैंने आपको कल के लेक्चर में समझाने की कोशिश करी थी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई 0, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये भी 0, क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इज 0। तो ये किसके बराबर हो गया, यहां पे 0 के बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करें, mgx इज इक्वल्स टू 1/2 kx स्क्वायर। तो यहां पे एक x से x कट गया और बाकी क्या बचा यहां पे, 2 mg अपॉन k इज इक्वल टू x। ये यहां पे हमें मिला। अगर हमने इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कैलकुलेट किया तो हमें क्या मिला, 2 mg अपॉन k बराबर x। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी से सॉल्व करूं तो क्या होगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से अगर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या होगा। तो सेकंड मेथड अपन देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर बेस्ड। ठीक है, अगेन अपन ये वाला डायग्राम बनाएं।
अर्थ है। तो यहां पे क्या होगा, अगेन अपन यहां पे अब सिस्टम क्या ले, अगेन मैं जो सिस्टम ले रहा हूं वो इस ब्लॉक को ले रहा हूं बस, ठीक है ना। तो इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स mg, स्प्रिंग की वजह से लगने वाला फोर्स kx, और ये जो एक्सटेंशन है दिस एक्सटेंशन इज x, द सेम थिंग, ठीक है ना। तो अब यहां पे अपने को क्या लगाना है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ये अपने को यहां पे पर्टिकुलर कुछ जो थ्योरम है अपना वो यहां पे यूज करना है, ठीक है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, तो क्या होना चाहिए यहां पे, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करूं तो एक्सटर्नल फोर्सेस कितने हैं, ये जो mg है और ये जो स्प्रिंग फोर्स है, ये दोनों के दोनों एक तरह से एक्सटर्नल फोर्स हो गए इसके ऊपर ब्लॉक के रेस्पेक्ट में। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्या दोनों में से कोई सा भी फोर्स है, कोई और फोर्स ऐसा है जो कि पाथ डिपेंडेंट है, कोई भी नहीं है ऐसा। तो यानी कि ये वाला फोर्स नॉन कंजर्वेटिव तो यहां पे कोई है ही नहीं, तो ये तो हो गया जीरो। और रही बात एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल में दो फोर्स हमारे काउंट होंगे, जो कि होगा एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, एक वर्क डन बाय स्प्रिंग। ये किसके बराबर होने चाहिए, ये चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होने चाहिए। तो यहां पे अपन लिख देते हैं डेल्टा एमई। अब देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां पे कितना है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर मैं निकालूं तो mg नीचे x नीचे, तो ये तो कितना आ गया mg x प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग यहां पे देखो कितना होगा। अब यहां पे वर्क डन बाय स्प्रिंग अगर अपने को देखना है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग को अपन कैसे डिफाइन करेंगे बताइए। स्प्रिंग का जो फोर्स है और ऊपर, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट नीचे है और ये ऊपर लग रहा है, तो यहां पे क्या आना चाहिए अपना -1/2 kx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहां पे क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मैं ये वाली बात बोल रहा हूं कि ये इनिशियल पॉइंट है और अगर ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है ना, तो यहां पे इनिशियली अगर अपन देखें तो जो ये ब्लॉक है इसके ऊपर इसको अगर रिलीज ही किया गया है यहां पे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो और फाइनल वेलोसिटी भी इसकी यहां पे जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी तो इसकी जीरो हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसमें अपने आप में कोई पोटेंशियल एनर्जी यहां पे नहीं हो, क्योंकि अगेन दिस इज द केस ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक। इस इंडिविजुअल ब्लॉक की अपने आप में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, इस अर्थ की अपने आप में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अगर हम इनको एक सिस्टम बना दें तो इनमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो यहां पे ये भी जीरो और यहां पे ये भी जीरो, सो mgx इज इक्वल्स टू 1/2 kx स्क्वायर, अगेन द सेम थिंग, x इज इक्वल्स टू 2mg अपॉन k। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन काफी मिलती जुलती है, यहां पे बस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हुआ, यहां पे चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो गया है। तो ये यहां पे क्या आया अपना जो डिस्टेंस आया, जो एक्सटेंशन आया वो कितना है 2mg/k, जितना ये आया है उतना ही ये आया। तो दोनों में से कोई भी मेथड से आप करेंगे आंसर आपका सेम ही आएगा, लेकिन यहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ज्यादा है। यहां पे बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, अगर ये डेल्टा एमई में यानी कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी को अगर वो गलत फिल कर दें एक भी वैल्यू, तो आंसर वेरी कर जाएगा एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट एट द टाइम ऑफ एग्जाम की चीज अपन जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को तब तक अवॉइड करें जब तक पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी क्वेश्चन में गिवन ना हो। अगर गिवन है तो ये वाला मेथड अपनाओ, है ना, और अगर नहीं गिवन है तो आप ये मेथड से सॉल्व करें, ठीक है।
चलो नोट करो यहां तक, फिर इसी में और ऑब्जर्वेशंस लेते हैं अपन। ओके, सो अपन इसमें और ऑब्जर्वेशंस करते हैं। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई किया है और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे अप्लाई किया है, वो भी ब्लॉक को सिस्टम लेते हुए। ठीक है, और कुछ और बातें देखते हैं। नाउ वी आर टेकिंग द थर्ड केस। ये भी हम मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन से ही करेंगे। सो नाउ दिस इज आवर ब्लॉक M, और यहां पे हम किसको सिस्टम मानना चाहेंगे? अभी तक हमने ब्लॉक को सिस्टम माना है ना, तो अब यहां पे हम स्प्रिंग और ब्लॉक, इन दोनों को हम यहां पे अब सिस्टम मानेंगे। ठीक है, तो ये लिख लीजिए पहले। तो अगर आप इसका एफबीटी ड्रॉ करें तो mg फोर्स लगेगा नीचे, और ऊपर की तरफ जो स्प्रिंग फोर्स है वो होगा ही होगा। ठीक है ना, यहां पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी जो होगी अभी अपन देखते हैं, और यहां से यहां तक का जो आपका एक्सटेंशन है वो कितना है? x है। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। तो अब यहां पे देखिए, अगर मैं इसको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से करना चाहता हूं तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एमई। तो अगर मैं यहां पे पूछूं कि भाई एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, तो शायद आप सबका जवाब एक साथ निकलेगा कि सर केवल एक्सटर्नल फोर्स यहां पे एक ही है, और वो क्या है? mg। अगर आप बोलेंगे सर स्प्रिंग फोर्स, तो भाई स्प्रिंग फोर्स तो अब देखो सिस्टम के अंदर आ चुका है, तो सिस्टम के अंदर आ चुका है तो स्प्रिंग फोर्स तो अब कुछ भी नहीं होगा, इसको अपन एक्सटर्नल फोर्स में काउंट नहीं कर सकता। और स्प्रिंग फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है, ये भी एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स ही है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो 0 हो गया, और एक्सटर्नल फोर्स यहां पे mg आ गया। तो अपन क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय mg फोर्स, यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज mg x, और वो भी पॉजिटिव वर्क डन है। इसको हमने बराबर किया। अब ये ऑब्वियस सी बात है, इसको अपन कैसे लिखते हैं? दिस इज k फाइनल प्लस p फाइनल माइनस k इनिशियल प्लस p इनिशियल, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस, बेटा दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिखा है पर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, अपन जानते हैं ये वाली क्या बात है। तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है ना। तो अगर ये ब्लॉक यहां पे आकर के रोका हुआ है तो ये फाइनल वेलोसिटी भी इसकी 0 होगी, तो यानी कि k फाइनल और k इनिशियल तो 0 हो गया। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। बहुत अच्छे से हमको दिख रहा है, मैं बहुत अच्छे से डेप्थ में इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, सब लोग ध्यान देंगे अच्छे से। अब देखो, बात आती है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की। अब ये हम कैसे बताएं? तो देखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अगर यहां पे देखो आप, ये जो ब्लॉक है ये इसको स्प्रिंग फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर अपन इस पे देखें तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, mgx इज इक्वल्स टू, अब ये ब्लॉक, मैंने जब इसको ब्लॉक को, अगर इसमें एक्सटेंशन आया तो क्या मैंने इसको ऐसे खींचा था? तो अगर मैंने इसको ऐसा खींचा है तो स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा? अपनी एनर्जी को वापस से स्टोर करने की कोशिश करेगा, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग यहां पे कितनी हो जाएगी? क्या हाफ k x स्क्वायर, ये तो आएगी। ठीक है ना। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या यहां पे 0 हो जाएगी? तो ये वाली टर्म क्या होगी? 0। तो
-0। अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक x से ये वाला कट गया और यहां पे भी अगेन द सेम थिंग, x इज इक्वल्स टू 2mg अपॉन k। दिस इज व्हाट यू गॉट ओवर हियर, अगर आपने स्प्रिंग को और ब्लॉक को एक सिस्टम में लिया है तो। क्लियर हुआ ये? आगे बढ़ते हैं। आगे लेते हैं अपन एक और तरीका, लेट इट बी नंबर 4, और ये भी हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू ही करेंगे। और यहां पे देखिए अपन क्या करना चाहते हैं, अब यहां पे मैं सिस्टम बदल रहा हूं। ठीक है, पहले मैंने ब्लॉक को सिस्टम लिया, फिर मैंने ब्लॉक और स्प्रिंग को सिस्टम लिया। अब मैं सिस्टम किसको लेना चाहता हूं, मैं अब ब्लॉक और अर्थ को मैं सिस्टम में लेना चाहता हूं। ठीक है, तो ये देखो यहां पे ये ब्लॉक और अर्थ को यहां पे मैंने सिस्टम में ले लिया है। दिस इज m मास, तो mg लगेगा नीचे, एक्सटेंशन इज x। ठीक है, और अर्थ की तरफ से एक mg ऊपर की तरफ जा ही रहा होगा। अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं, सो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा me, है ना। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो यहां पे कोई सा भी नहीं है, तो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब एक्सटर्नल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पे अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर आपको दिख रहा है तो वो कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स है। सबको दिख रहा है स्प्रिंग फोर्स kx एक्सटर्नल फोर्स है। mg तो अब कैसा हो गया, इंटरनल हो गया, और इंटरनल फोर्सेस को हम मैकेनिकल एनर्जी में कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहां पे एक्सटर्नल फोर्सेस में अब केवल किसका वर्क डन आएगा, स्प्रिंग फोर्स का, और स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन अपने पास कितना आ गया यहां पे, -1/2 kx स्क्वायर -0 का स्क्वायर। ठीक है, सबको क्लियर है ये वाली बात? देखो ध्यान से देखो, यहां पे अपन ने मतलब जो ब्लॉक है और उसको और अर्थ को यहां पे सिस्टम में लिया है। यहां पे इधर सेकंड पार्ट में अपन ने केवल ब्लॉक को सिस्टम में लिया था, और यहां पे हमने ब्लॉक को और स्प्रिंग को सिस्टम में लिया था। तो अपन केवल सिस्टम के साथ इधर उधर कर रहे हैं ना, केवल सिस्टम के साथ वी आर प्लेइंग। और हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसा करने पे क्या एक्सटेंशन की वैल्यू अलग आती है, तो ऐसा नहीं होगा, सब जगह एक्सटेंशन की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। ओके, तो इतनी बात जो मैंने लिखी ये केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्सेस को हमने देखा है, और एक्सटर्नल फोर्स कौन सा था, स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन अपन ने यहां पे मेंशन कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें लिखना है डेल्टा एम ई। डेल्टा एम ई माने हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, और दिस इज आवर फाइनल पॉइंट यहां पे, और यहां पे वेलोसिटी इज 0। तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, क्योंकि ब्लॉक को अपन ने क्या किया है, पहले रिलीज पे कंडीशन पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये v बराबर 0। तो k इनिशियल 0 हो गई और k फाइनल भी 0 हो गई। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी को पता करने के लिए हमें एक रेफरेंस लाइन चाहिए होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी, जहां पे मैक्सिमम एक्सटेंशन हुआ था उस पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, एक रेफरेंस लाइन बना दिया। रेफरेंस लाइन हम अपनी इच्छा से ले सकते हैं। तो मैंने यहां पे एक रेफरेंस लाइन बनाई, तो अगर ब्लॉक यहां से यहां पे लाया जा रहा है, ठीक है, अगर ब्लॉक यहां से यहां पे लाया जा रहा है, तो यानी कि ये फाइनल पॉइंट है, तो यहां पे u फाइनल कितना हो गया, 0, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट पे ही आ गया। तो हाइट क्या होगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, हाइट 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी 0, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई। लेकिन ये ब्लॉक अगर इनिशियल कंडीशन पे रखा हुआ है, तो u इनिशियल भाई कुछ x हाइट पे है और mg इसका वेट है, तो यानी कि कितना हो गया, -mgx। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, -mgx। मुझे पूरा लिखने की तो जरूरत नहीं है ना इस इक्वेशन को, ठीक है, मेरे को एक और केस लेना है और बहुत छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैंने यहां पे डायरेक्टली लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत,
चलो मैं यहां पे एक बार और इसको लिख करके रब कर दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो। देखो -1/2 kx², यहां तक तो समझ में आए। देखो इसके बाद क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो ये तो क्लियर है कि ये 0 है और ये 0 है, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 कैसे हुई ये समझो। हमने ब्लॉक को यहां से यहां लेकर के, यानी कि रेफरेंस पॉइंट पे ला करके अब छोड़ दिया है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब 0 हाइट, ठीक है। तो अगर ये ब्लॉक यहां से यहां तक आ गया है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जब वो ग्राउंड पर रखा है, ये एक रेफरेंस पॉइंट पर रखा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम अपन देखते हैं, इसलिए ये तो हो गया 0। अब ये ब्लॉक लेकिन अगर कुछ x हाइट पे है और इसमें mg वेट है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, -mgx। क्लियर है। तो इस तरह से अपन ने कैलकुलेट किया है। तो मैंने बेसिकली ये वाला जो स्टेप है यहां पे डायरेक्टली लिखा है, ठीक है। चलो तो कैलकुलेट करें अगर अपन इसे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और एक x से ये वाला x कैंसिल आउट होगा, एंड अगेन द सेम थिंग, x बराबर 2mg/k। तो यहां से भी हमें जो एक्सटेंशन मिला वो कितना मिला, 2mg/k, 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 और उधर भी 2mg/k, ठीक है। आओ एक और पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 5, यानी कि ऑब्जर्वेशन 5, इसको भी हम मैकेनिकल एनर्जी से ही करेंगे। अब यहां पे अपन क्या करेंगे, पूरे बॉडी को एक सिस्टम मान लेंगे। ठीक है, तो ये m मास का है, mg लगा नीचे, और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट इज x। तो अब मैंने सिस्टम क्या मान लिया, ब्लॉक को, स्प्रिंग को और अर्थ को। यहां पे ब्लॉक और अर्थ, तीसरे केस में स्प्रिंग और ब्लॉक। यहां पे पूरा स्प्रिंग, ब्लॉक और अर्थ तीनों को सिस्टम मान लिया है। ये क्या है, अपना सिस्टम है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, यानी कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एमई, ये होना चाहिए। तो अब यहां पे एक्सटर्नल फोर्सेस तो एक भी नहीं बचे, ठीक है भाई साहब, 0। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी कि ऐसा कोई सा फोर्स है कि जो पाथ पे डिपेंड कर रहा हो, ऐसा भी कोई भी फोर्स नहीं है इसमें, तो आप भी चाहिए सर। अब बचे क्या, केवल डेल्टा एमई, यानी कि अपने पास क्या बचा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, या यहां पे माइनस का साइन लगा देते हैं, और K इनिशियल प्लस P इनिशियल बराबर 0। क्या ये बचा अपने पास, क्या इसी का मतलब है ये, समझ में आया। तो अब देखते हैं इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को, और अगेन मैं यहां पे, दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट, दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0, तो K फाइनल और K इनिशियल 0 0। ओके, अब P फाइनल और P इनिशियल देखते हैं। तो अब यहां पे P फाइनल जो होगा वो हम दोनों का देखेंगे, ब्लॉक का भी और स्प्रिंग का भी। तो जब ब्लॉक को यहां पे लेकर के आया, तो भाई U फाइनल ऑफ ब्लॉक ये तो हो गया 0, UFB लिख दिया मैंने। अब U फाइनल ऑफ स्प्रिंग अगर आप देखें, U फाइनल ऑफ स्प्रिंग अगर आप देखें, तो अगर स्प्रिंग को यहां से यहां लाया जा रहा है, तो भैया कुछ ना कुछ तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो कितनी होगी, क्या हाफ kx², तो यानी कि 1/2 kx² यहां पे क्या हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी है किसकी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। लेकिन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक कितनी हो गई, 0। क्यों, ब्लॉक के ऊपर mg था, mg यहां है रेफरेंस पॉइंट पे, हाइट 0, लेकिन स्प्रिंग यहां से यहां पे आई है तो उसमें एक्सटेंशन हुआ है x, तो स्प्रिंग में तो पोटेंशियल एनर्जी होगी लेकिन ब्लॉक में 0 होगी। बहुत अच्छा केस है, ध्यान से समझिएगा। तो ये आ गया अपने पास माइनस का साइन। अब P इनिशियल यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल,
तो अब पोटेंशियल एनर्जी अगर इनिशियल अपने को देखनी है, यानी कि जब ब्लॉक यहां पे कहीं पे होगा, तो अगर ब्लॉक यहीं पे है तो बेटा स्प्रिंग तो अपनी नेचुरल लेंथ पे, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो। लेकिन अगर ब्लॉक यहां पे है कुछ एक्स डिस्टेंस पहले, तो यानी कि ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्या माइनस ऑफ mgx, ठीक है, तो मतलब प्लस mgx ही, तो ये कितना हो गया mgx बराबर जीरो। तो हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस mgx बराबर जीरो, तो 1/2 kx स्क्वायर बराबर mgx, और यहां से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2mg/k। तो समझ में आया ये? एक बार पूरा क्वेश्चन आप लोग नोट करें जो इसका सॉल्यूशन आया है, ये सारे के सारे पांचों पार्ट देखिए, यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, ये सब आप एक बार नोट करें, और उसके बाद मैं एक बार फिर से इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले नोट करिए आप ये फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, और स्पेशली इस पे ध्यान दीजिए कि ये कैसे हुआ, ठीक है? ओके, तो अपन ने काफी टाइम लिया इन सब चीजों को समझने में, है ना? तो आज जो भी दोनों एग्जाम्पल अपन ने पढ़े हैं, उन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये क्लियर होना चाहिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम को कब अप्लाई करना है और मैकेनिकल एनर्जी के थ्योरम को कब अप्लाई करना है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब अप्लाई करना है, ये हमें दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, और दोनों में से कोई सा भी लगाओ। समझदारी कहां दिखानी है, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करने में। ऐसा नहीं करना है कि आप पोटेंशियल एनर्जी भी पुट कर दो और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी लिख दो, तो वो चीज फिर गलत हो जाएगी, ठीक है? तो इतना सा अपने को ध्यान रखना है। तो कोई भी दिक्कत यहां से यहां तक किसी भी पार्ट में आपको कोई दिक्कत आई हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नई हेडिंग चालू करेंगे अपनी वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कोई दिक्कत किसी को? ओके, सो लेट्स मूव अहेड विद अ न्यू सब टॉपिक। ये सब रब कर रहा हूं मैं। So our new topic is vertical circular motion, ठीक है? Our new topic is vertical circular motion। इस टॉपिक में अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी कुछ बातें सीखते हैं। सर्कुलर मोशन वाले दिन याद कर लो बेटा, अपन ने क्या किया था? अपन ने सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, है ना, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब के बारे में बातें करी थी। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में बातें करी थी। फिर उसमें हमने पढ़ी थी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, और हमने डिस्कशन किया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन का भी, लेकिन ये बोला गया था कि भाई इस टॉपिक को अपन वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे। तो उसका रीजन क्या था आज समझो। हालांकि मैंने कल के लेक्चर में भी कुछ हिंट दी थी। दिस इज सर्कुलर मोशन, ये पार्टिकल है, एक बॉब मान लो, और ये जो स्ट्रिंग है ये ऐसे घूम रहा है। तो अब ये जो पार्टिकल यहां पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसको अपन बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो सबको दिख रहा है ये घूमते हुए, ये ऐसे घूम रहे हैं यहां पे। तो अब एक चीज नोटिस करो, इसकी हाइट कितनी है, ये। अब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है? तो यानी कि इसकी हाइट एक सेम है। इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के लिए अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल मानता हूं मेरे हाथ को, तो मेरे हाथ की जितना ऊपर घूम रहा है, तो कॉन्स्टेंटली किसी भी पॉइंट पे आप इसको रोक लें, इसकी हाइट उतनी ही मिलेगी जितनी है। सपोज अगर मैं बोल रहा हूं h, तो हमेशा h मिलेगी। यानी कि अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर एक सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है, और अगर यहां पे आपने एक रेफरेंस पॉइंट माना हुआ है, दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट, ये सेंटर है और ये ऐसे घूम रहा है, तो ये जो हाइट आएगी, ये जो हाइट आएगी किसी भी पॉइंट से, ये जो हाइट आएगी ये h h h h, दिस इज ऑल्सो h।
क्या वाली बात समझ में आती है? इसका मतलब क्या है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट, और इस रेफरेंस पॉइंट से इस सर्कुलर मोशन की, इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की जो हाइट है वो h है थ्रू आउट द मोशन। तो अगर हाइट सेम थी तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमने इजीली कर लिया, है ना। अब चाहे तो सर्कुलर मोशन ऐसे हो या एक सर्कुलर मोशन ऐसे कर लो, ये भी एक सर्कुलर मोशन है। अब ये सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है तो मेरा अगर ये इस हाथ को मैं अपना रेफरेंस पॉइंट मानो, इस रेफरेंस पॉइंट से इस पर्टिकुलर हाथ तक की जो दूरी है ये कांस्टेंट है, तो यहां पे भी हमको कोई दिक्कत नहीं थी। अब सर्कुलर मोशन अगर ऐसे होने लग जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और अब इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर आप एक रेफरेंस पॉइंट बना दो यहां पे, तो इस रेफरेंस पॉइंट की वजह से जब ये पार्टिकल यहां है तो अलग हाइट है, यहां है तो अलग हाइट है, यहां है तो अलग हाइट, जैसे जैसे आगे बढ़ते आ रहा है इसकी हाइट अलग होती जा रही है। तो देखें अभी सर्कुलर मोशन वर्टिकल में क्या हो रहा है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये आपका रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। और अगर पार्टिकल यहां है तो यहां से पार्टिकल की एक अलग हाइट है, अगर पार्टिकल यहां है तो यहां से अलग हाइट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, यहां आ गया तो ये एक और हाइट आ गई है, ठीक है। तो हाइट चेंज होती जा रही है। तो अपन जानते हैं कि जैसे जैसे हाइट चेंज होगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, है ना, हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ती हो। तो इसीलिए हमने इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को वर्क पावर एनर्जी के लिए बचा करके रखा हुआ था। अब आज अपन इसको समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि ये होता क्या है। तो सबने हेडिंग डाल ली, चलो एक परफेक्ट सर्कल बना है अपना, ये इसका सेंटर है C और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो क्या हुआ कि लेट्स से कि ये मेरी एक स्ट्रिंग है और यहां पे एक पार्टिकल है या बॉब, कुछ भी आप बोल सकते हैं, और इसका मास है m, ठीक है। ये स्ट्रिंग है रेड कलर की और ये पार्टिकल है एक m जिसका मास है, ठीक है, m मास का पार्टिकल है। अब क्या होगा, ये घूमेगा तो ये ऐसे जाएगा ऊपर और फिर ये वापस से अपनी पोजीशन पे आएगा, तो यानी कि ऐसे गोल गोल घूमना चाहता है ये। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कुछ वेलोसिटी होगी, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी को हमने u बोल दिया, और थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल लेट्स से कुछ यहां आ गया, इसको हमने A पॉइंट बोला, इसको B पॉइंट बोला, और जब ये यहां आया m मास का पार्टिकल, तब इसकी वेलोसिटी किधर होगी, तब इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया कुछ लेट्स से v, और ये m मास का है, ये भी हमने यहां पे लिख दिया। फिर क्या होगा, फिर ये थोड़ा सा और आगे जाएगा और लेट्स से कि ये कुछ आ गया पॉइंट C पे, समझिए अभी ये लेट्स से पॉइंट C पे आ गया और इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा v, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, सब लोग समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, A, B और C पॉइंट पे हमने पार्टिकल को ऐसे आगे लेते हुए जा रहे हैं, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको दिख रहा है। अगर मैं इसका FBD ड्रॉ करूं तो ये m मास का, चलो जैसे B पे मैं अगर ड्रॉ करता हूं तो यहां पे क्या होगा, दिस इज B पॉइंट, यहां पे ये लगेगा mg, ठीक है, और टेंशन फोर्स होगा यहां पे एक, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो एक टेंशन फोर्स होगा, और ये पार्टिकल पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा यहां पीछे की तरफ, जिसे हम बोलेंगे mv²/r। अब देखो इस mg के भी अपने को कंपोनेंट करने होंगे, तो एक कंपोनेंट तो अपन कंपोनेंट कैसे करते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर, तो एक कंपोनेंट इसको होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना, और एक कंपोनेंट यहां पे ऐसे हो जाएगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि वर्टिकल से इसका एंगल थीटा है B पॉइंट पे, यानी कि ये इसकी एंगुलर पोजीशन अपन ने बताई है, तो यहां पे भी जो एंगल होगा दिस इज ऑल्सो थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg
साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। तो अगर मैं बी पॉइंट पे आपसे बोलूं कि मुझे इक्वेशन लिख करके बताइए, सो इक्वेशन एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे क्या इक्वेशन होगी, टी बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, मेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या हुआ, अपन पॉइंट सी पे पहुंचे होंगे धीरे धीरे। तो पॉइंट सी पे टेंशन होगी अंदर की तरफ, और ये मास हो गया यहां पे नीचे mg, और इधर की तरफ ये mv स्क्वायर बाय आर। तो अब देखो यहां पे एक कंपोनेंट होगा mg का टुवर्ड्स द सेंटर, और एक होगा कुछ इस तरह से। तो यहां पे हम जो एंगल लेंगे वो वर्टिकल से लेंगे, और ये वाला एंगल है लेट्स से थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, mg sin थीटा। अभी केवल इक्वेशन लिखो, बताता हूं मैं इसका मतलब क्या है। तो हमने एक इक्वेशन तो लिखी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, अब हम एक और इक्वेशन लिख रहे हैं, इक्वेशन एट पॉइंट सी। और ये इक्वेशन अपनी कितनी आएगी, देखो t प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या मतलब हुआ इन इक्वेशंस का वो देखो। जब ये पार्टिकल यहां पे था और ये फिर यहां आया होगा, फिर यहां, फिर ऐसे ऐसे पूरा ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब ये कर रहा होगा, तो एक चीज नोटिस करो, जब अपन इसको ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहे हैं तो स्ट्रिंग कैसी है, क्या स्ट्रिंग टाइट है? अगर स्ट्रिंग ढीली हो जाए तो देखो ये ऐसे गिर जाएगा, ये देखो ये ऐसे ये गिरा। अब पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा तो स्ट्रिंग फिर से टाइट हो गई, अब ये वापस से ये ढीली हो गई तो ये गिर गया। यानी कि एक स्लैक नहीं आना चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, जरा सा भी स्लैक नहीं आना चाहिए। तो स्लैक कब नहीं आएगा, यह स्लैक कब आएगा? अगर टेंशन फोर्स मौजूद है तो स्लैक नहीं आएगा। अगर टेंशन फोर्स 0 हो गया तो रस्सी में स्लैक आ जाएगा और ऐसे ऊपर जाते जाते ही ऐसे नीचे गिर जाएगी। तो यानी कि हमारी रस्सी कैसी रहनी चाहिए, एकदम टाइट रहनी चाहिए। और अगर रस्सी टाइट होगी तो यानी कि टेंशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ओके, तो यहां पे हमने जो इक्वेशन निकाली और ये इक्वेशन निकाली। अब देखो यहां पे हमको कैसे पता चलेगा कि टेंशन कितनी है, या बढ़ रही है या घट रही है। तो अब देखो यहां पे इस इक्वेशन को देखना, इक्वेशन 1 को। अगर आप यहां से यहां गए तो थीटा बढ़ा या घटा? थीटा बढ़ा, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे थीटा बढ़ा। अगर थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा के ऊपर क्या इफेक्ट लेकर के आएगा? तो हम जानते हैं जैसे जैसे कॉस थीटा बढ़ता जाता है वैसे वैसे वैल्यू नेगेटिव होती जाती है। तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा, एग्री? थीटा बढ़ रहा है, कॉस थीटा घट रहा है, तो टेंशन पे इसका क्या असर आएगा? टेंशन कम होगी। तो ये लो भाई, टेंशन कम हो गई। यानी कि यहां से यहां तक आए, थीटा बढ़ा, कॉस थीटा घटा, और क्योंकि कॉस थीटा घटा और क्योंकि कॉस थीटा हमारी टेंशन की इक्वेशन में है, कॉस थीटा घट रहा है तो टेंशन भी घटेगा। तो यहां पे हमको क्या पता चला कि ये जो टेंशन फोर्स है ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। अच्छा, अब हम ना मान लो ये हमारा कुछ एक और पॉइंट है, हम इसके भी और ऊपर चले गए, मान लो यहां पर आ गए, तो यहां पे भी क्या हुआ, टेंशन कम होती जा रही। यानी कि जैसे जैसे हमारा पार्टिकल ऊपर आता जा रहा है तो उसकी टेंशन कम होती जा रही है। तो हमें क्या चाहिए, हमें इस पॉइंट पे बात करनी है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं? टॉप मोस्ट पॉइंट। अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो और अगर आपका जो टेंशन फोर्स है अगर वो कम होता जा रहा है, अगर वो कम होता जा रहा है तो कम हो जाएगा, तो क्या सर्कुलर मोशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यानी कि हमें इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ टेंशन चाहिए। अगर यहां पे टेंशन नहीं रही तो ये यहीं से नीचे आ जाएगा, या हो सकता है यहां से नीचे आ जाए। तो हमें कितनी टेंशन चाहिए? या तो 0 या 0 से ज्यादा। हम क्या बोलेंगे कि हमें कितनी टेंशन चाहिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे? 0 या 0 से ज्यादा। अब देखो क्या होता है,
मान लो कि बिल्कुल टेंशन है ना ऊपर जाते जाते खत्म ही हो रहा है ना, मान लो कि टेंशन ऊपर जाते जाते बिल्कुल जीरो की कगार पे होने को आगे, लेकिन फिर भी जैसे ही ये पार्टिकल यहां जीरो पे कहीं पे पहुंचता है, लेकिन ये क्या होता है, ये ऐसे आगे जाता है और सर्कुलर मोशन पूरा हो जाता है। क्यों? रीजन इनर्शिया। रीजन क्या है? इनर्शिया। सब लोग जानते हैं इनर्शिया, बस में बैठे होते हैं अपन, बस आगे आगे चलती रहती है, एकदम से बस वाला ब्रेक लगाते हैं तो हम पहले आगे जाते हैं फिर पीछे आते हैं, ये क्या था? इनर्शिया। उसी तरह से यही एक पॉसिबल रीजन है कि अगर ये सर्कुलर मोशन यहां होता और टेंशन यहां पे आके ऑलमोस्ट जीरो हो जाती, लेकिन फिर भी वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाता, उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, इनर्शिया। तो यहां तक लाने के लिए किसी पार्टिकल को हमें कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए? भाई उसके पास यहां पे कुछ वेलोसिटी होगी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, कुछ ना कुछ होगी। अगर ये रस्सी यहां पे आ गई और ये पार्टिकल है यहां पे अपना, तो ऑब्वियसली बात है नीचे की तरफ टेंशन होगा, और इस पार्टिकल का वेट अपन ने m बताया था, तो नीचे ही की तरफ ही mg भी लगेगा, ठीक है ना। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ऐसे ऊपर की तरफ, और वो कितना होगा? mv²/r, ठीक है। अवॉइड द हेडिंग, ठीक है, ऊपर आ रहा है थोड़ा सा, हेडिंग को अवॉइड करके समझ लेना, mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इतनी बात में? अपन ने, मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं, ए से बी पे गए तो हमने क्या देखा? टेंशन कम हुई, तो ये देखा, और बेसिकली बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे इक्वेशन लिख करके हमने क्या चेक किया कि टेंशन जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो घटती जा रही है, इस पॉइंट पे आके जीरो हो जाती है या जीरो से ज्यादा रहनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि जीरो से ज्यादा रहनी चाहिए ताकि जो रस्सी है वो ढीली ना पड़े, यानी कि उसमें कोई स्लैक नहीं है और ये पूरे का पूरा सर्कुलर मोशन बहुत ईजी वे में होता रहे। दिस इज व्हाट वी वांट। तो अब हम ये चाहते हैं कि इस पॉइंट पे आने के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी जाए कि टेंशन जीरो भी ना हो, जीरो से बड़ी रहे और सर्कुलर मोशन होता रहे, ये हमें यहां पे जानना है। और एक और चीज अगर हम जानना चाहें कि इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, तो ये भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपसे बोलूं कि भाई राइट द इक्वेशन, तो आप क्या करेंगे? देखो, इक्वेशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट। अब अपन टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर इक्वेशन लिखें तो क्या होगी? आवर इक्वेशन विल बी T प्लस mg इज इक्वल्स टू mv²/r। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अब अभी तक हम क्या मानते हुए चल रहे हैं कि यहां पे ऊपर आते 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 या तो टेंशन जीरो होती है या ग्रेटर देन जीरो रहनी चाहिए, लेकिन हम तो बिल्कुल लीस्ट पॉसिबल केस, यानी कि सबसे बेकार से बेकार बात क्या हो सकती है कि भाई यहां पे टेंशन जीरो हो जाए, तो हम वही मान करके चलते हैं। अगर यहां पे टेंशन जीरो हो गई तो लेट इट बी इक्वल टू जीरो, तो बात क्या बनी फिर अपनी? mg बराबर mv²/r। यहां पे एक m से एक m कटा तो कितना हो गया? देखो दो बातें यहां पे कर सकते हैं, एक तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो mv² इज इक्वल्स टू r mg, और v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r mg अपॉन m, तो m से तो m कट गया, और v बराबर √g r। दिस इज द वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। और इस रिलेशन को भी अपन सेव करके रखें और इसको ऐसे लिख लो mgr। इस रिलेशन को भी आप सेव करके रखें, ये भी अपने भी काम आएगा आगे। तो यानी कि हमने क्या किया, इस फाइनल पॉइंट पे जो, या इस पॉइंट पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी v थी, ये v हमने कितनी कैलकुलेट की? √gr। ये वाली बात ध्यान रखिए। अब हमें क्या पता करना है? हमें ये u की वैल्यू पता करनी है कि इनिशियल वेलोसिटी u कितनी दी होगी इसको यहां पे ऊपर लाने के लिए। तो वो भी अगर अपन चेक करें तो देखो कैसे होगा। मैं क्या करना चाहता हूं, अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी
पता करनी है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे यार ज्यादा हेडेक लेने की बात नहीं है, देखो ये थोड़ा सा कर्वी पाथ आ रहा है, तो मैं अगर यहां पे एनएलएम से कुछ भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मेरे बस के बाहर होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को लगा देता हूं, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से मैं पता करने की कोशिश करूंगा कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, और इस पॉइंट को मैं ले रहा हूं इनिशियल पॉइंट, और इस पॉइंट को मैं ले रहा हूं यहां पे फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। तो आइए देखिए यहां पे क्या कैसे लिखेंगे अपन। क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जीरो है, तो यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कैसी है, इज कंजर्व्ड। मैं ये मानते हुए चल रहा हूं कि मैकेनिकल एनर्जी कैसी है, कंजर्व्ड है, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल, ठीक है। ये मैं यहां पे मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, और ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी जीरो है और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस भी जीरो है। तो अब देखो यहां पे इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये अपन देखते हैं। तो अगर इनिशियल की बात की जाए तो यहां पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का मास एंड वेलोसिटी हो, तो यानी कि के आई कितना हो गया यहां पे, क्या हाफ एम यू स्क्वायर, और यहां पे अगर मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो क्या वो जीरो है, क्योंकि यहां पे तो कोई हाइट ही नहीं है, ये तो रेफरेंस पॉइंट हो गया एक तरह से, तो यू आई कितना हो गया, जीरो। अब फाइनल पे आए तो फाइनल पॉइंट पे यानी कि के फाइनल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे वेलोसिटी हुई है, तो यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। और अगर अब अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, यानी कि अगर मुझे यू एफ निकालना है, तो यू एफ निकालने के लिए मुझे क्या पता होनी चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक की हाइट, तो ये कितनी होगी यहां से लेकर के यहां तक की हाइट। तो देखो ये यहां से लेकर के यहां तक आर, और यहां से लेकर के यहां तक भी आर, तो टोटल कितना हो गया 2r, और mg यहां पे लगी रहा है। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं u फाइनल बराबर mg इंटू 2r, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, uf इज इक्वल्स टू 2mg r। ये इसकी यहां पे इस पॉइंट इस पार्टिकल की यहां पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है 2 mgr, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है इसकी जीरो। तो देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक m से ये m कॉमन लिया तो ये कैंसिल आउट हुआ, और हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये रुको इसको कैंसिल मत करो, इसको कैंसिल नहीं करते हैं, एक चीज हो सकती है यहां पे, क्या लिखा था अपन ने, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 2mgr इज इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस जीरो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस एम वी स्क्वायर को अपन रिप्लेस करेंगे किससे, इस mgr से, इस एम वी स्क्वायर को इस mgr से अपन रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया 1/2 mgr/2 प्लस 2mgr इज इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1/2 प्लस 2 इज 5/2। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 5mgr/2 इज इक्वल्स टू 1/2 mu स्क्वायर। तो एक m से एक m कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 गया, तो बचा कितना u बराबर अंडर रूट ऑफ 5gr। अगर इतनी इनिशियल वेलोसिटी से मैं उस पार्टिकल को फेंकूंगा तो वो पूरे का पूरा सर्कुलर मोशन करेगा और टेंशन भी जीरो होगी, लेकिन इनर्शिया की वजह से वो आगे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है डायग्राम, लेकिन मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आई होंगी। क्या किया अपन ने, सबसे पहले हमने पार्टिकल को रेस्ट पे रखा, ए पॉइंट पे थोड़ा सा आगे लेके आए, बी पॉइंट पे फिर थोड़ा सा आगे लेकर के आए सी पॉइंट पे। बी और सी पॉइंट पे हमने इसकी नॉर्मल इक्वेशन लिखी जो कि हम सर्कुलर मोशन से सीख चुके हैं, वो इक्वेशन ये और ये आई। इन दोनों इक्वेशन को लिखने का पर्पस सिर्फ इतना सा था कि हमें ये पता चले कि हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो टेंशन पे क्या असर आ रहा है।
क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, अगर रस्सी टाइट रहती है तब तो सर्कुलर मोशन होगा, रस्सी ढीली हो जाती है तो सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। तो रस्सी टाइट रहना या नहीं रहना किस पे डिपेंड करता है? टेंशन फोर्स पे। इसलिए हमने दोनों इक्वेशन लिख करके जज किया और हमने क्या फाइंड आउट किया कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं थीटा बढ़ रहा है और कॉस थीटा घट रहा है, इस वजह से टेंशन भी कम हो रही है। तो टेंशन अगर कम हो रही है तो हम क्या चाहते हैं कि कम से कम जीरो रहे टेंशन, ताकि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो भी हुई तो हल्का सा उसको इनर्शिया मिलेगा और वो एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। अगर टेंशन जीरो से ज्यादा होती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक चीज डिफाइन करी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। फिर हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पे इक्वेशन लिखी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg टेंशन और ऊपर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसकी इक्वेशन जब हमने लिखी टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो ये आई। और क्योंकि हम ये चाहते थे, हमने लीस्ट पॉसिबल केस लिया कि टेंशन जीरो हो जाए, तो हमने ये इक्वेशन बनाई और हमको फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट कितनी मिली? अंडर रूट जी आर। क्या यही है अंडर रूट जी आर यहां पे, यानी कि ये जो एरो आ रहा है फाइनल वेलोसिटी का, ये कितना है? अंडर रूट जी आर। तो ये तो पता चल गया हमें कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे अंडर रूट जी आर वेलोसिटी है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए उसको टॉप मोस्ट पॉइंट तक लाने के लिए? क्योंकि अगर वो यहां से एक वेलोसिटी से फेंका जाए कि यहां तक आ जाए तो वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तो वो हमने फाइंड आउट करी अंडर रूट 5GR। क्या फाइंड आउट करी हमने? ये अंडर रूट 5GR। ये कैसे आई? हमने क्या किया, एक कर्वी पाथ था ये, तो यहां पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाया हमने, और हमने मान करके चले कि यहां पे एनर्जी कंजर्व्ड है। तो अगर एनर्जी कंजर्व्ड है तो ये इक्वेशन आएगी, और इस इक्वेशन पे हमने इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करी। तो ये एक बार मैं और बता देता हूं, यहां पे शायद बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। ये इनिशियल पॉइंट है, लिखा भी है मैंने यहां पे इनिशियल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि पार्टिकल का मास और उसकी वेलोसिटी यानी कि हाफ mU²। फाइनल पे वेलोसिटी v है, तो हमने v कितनी मानी? हाफ mv²। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो ये यहां से इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर अपन इसी को रेफरेंस मानते हुए चलते हैं तो यहां पे हाइट 0 है, और यहां पे अगर अपन चलते हैं तो इस रेफरेंस पॉइंट से यहां तक की हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? टोटल 2r। तो नीचे लग रहा है mg और डिस्टेंस कितना हो गया? हाइट कितनी होगी? 2r। सो mg इंटू 2r यानी कि 2mgr क्या हो गया इसका? पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। चलो, अगर इतनी बात समझ में आती है, ये मैंने यहां पे लिखा है, ये देख लेना, ये यहां पे लिखा हुआ है इधर uf बराबर 2mgr। तो ये इक्वेशन अपनी सेटिस्फाई हुई। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? अंडर रूट 5GR। इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए उस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट कराने के लिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कराने के लिए इतनी इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर इतनी नहीं है तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। अब सेम क्वेश्चन डायरेक्ट वे में पूछा गया था आपके नीट के पेपर में। 2016 का जो पेपर था उसमें ये वाली बात पूछी गई थी, ठीक है। और आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज पेपर 1 और पेपर 2, क्योंकि शायद पिछली बार 2 पेपर हुए हैं आपके, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन 45 क्वेश्चन में से एक, कम से कम 5 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट होते हैं। उनमें से एक सर्कुलर मोशन पे था कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करना है एक पार्टिकल को, उसको मिनिमम कितनी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। खटाक से एक आंसर टिक करना था अंडर रूट 5GR, ठीक है। तो ये एक बात होती है, यहां तक आप नोट करें। तो क्लियर है यहां तक। तो अब देखो एक छोटी सी बात और पढ़ते हैं आज अपन। वैसे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अपने को और बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन टाइम की कमी है, तो अपन एक छोटी सी बात और देखते हैं। यहां पे देखो, यहां से यहां तक जा रहे हैं ऐसे, तो टेंशन घट रही है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है, अगर मैं इस पार्टिकल को यहां पे लेकर के आ जाऊं इस पॉइंट पे, तो यहां से यहां तक लाने में क्या टेंशन 0 हो जाती है? ये मुझे जानना है आपसे। ये तो आपने बता दिया कि यहां से यहां तक आ रही है और टेंशन यहां पे लमसम 0 हो रही है, लेकिन क्या यहां पे भी 0 हो सकती है क्या? और फिर उसके बाद फिर बढ़ के यहां पे फिर 0 हो जाए, फिर बढ़े फिर घटे, ऐसा? तो यानी कि यहां पे भी टेंशन 0 नहीं होती है। तो आप इसको एक केस समझ सकते हैं, केस ऑफ सिंपल पेंडुलम।
ये आपका पार्टिकल है यहां पे और ये ऐसे चले, ठीक है ना, ये ऐसे चले और ये 90 डिग्री तक आए, ये ऐसे सिंपल पेंडुलम, यानी कि ये पार्टिकल यूं आए और फिर वापस से यूं चला जाए, यूं आए और वापस से फिर यूं चला जाए। तो ऐसे केस में अगर कोई आपसे रैंडमली पूछ ले कि सर्कुलर मोशन हो रहा है और अगर इसको 0 डिग्री बोल दे तो यहां से इतना आता है 90 पे और फिर ये चला जाता है, इस तरह का अगर पेंडुलम सिंपल पेंडुलम का मोशन हो रहा हो तो वहां पे आप कितनी इनिशियल वेलोसिटी दोगे उसे। तो कोई अगर आपसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी पूछे, लेट इट बी पॉइंट पी, इसको कोई पॉइंट दे दो P, अगर P पॉइंट पे आपसे कोई वेलोसिटी पूछे तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व। मैं एक और डायग्राम यहां पे बना देता हूं छोटा सा। अब हमको वेलोसिटी निकालनी है यहां इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का अगर FBD बना है सो mg नीचे, ये आपका mv²/r और टेंशन फोर्स अंदर, यहां से आपने स्टार्ट किया था, दिस इज योर A पॉइंट, दिस इज योर P पॉइंट, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब ये रेडियस है, ऑब्वियस सी बात है, यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक, ये रेडियस है आपकी। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे, यहां पे तो वेलोसिटी कितनी थी u और इस पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई v, तो मुझे तो u पता करनी है कि कितनी इनिशियल वेलोसिटी दूं कि ये पार्टिकल यहां से यहां तक आए और फिर वापस यूं घूम जाए, फिर यहां जाए, फिर वापस से यहां आए, फिर वापस से यहां जाए, ऐसा अपने को करना है। तो u की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये पार्टिकल p पॉइंट तक आए और फिर रिटर्न बैक होकर यहां आए और फिर ऐसे चलता रहे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पे भी अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। अगर मैं आपसे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पूछूं यहां पे और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पूछूं तो ये तो कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। ऑब्वियसली पार्टिकल का मास m है, m पार्टिकल का मास है, जब तो mg लगा यहां, सो हाफ mu², और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे 0 हो जाएगी, सबको दिख रहा होगा, रेफरेंस पॉइंट है अपना। अगर यहां पे मैं आपसे पूछूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो वो कितनी होगी, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी यहां पे तो mg लग रहा है नीचे, और यहां से लेकर के यहां तक की जो हाइट है दिस इज r, दिख रहा है रेडियस r, तो u फाइनल कितनी हो जाएगी, mgr। तो अपन यहां पे क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, हाफ mu² प्लस 0 बराबर हाफ mv² प्लस mgr, ये लिख सकते हैं अपन यहां पे इक्वेशन। अगेन इस mv² को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, mgr से, तो हाफ mu² बराबर mgr अपॉन 2 प्लस mgr, ठीक है। या एक मिनट, यहां पे अपन ऐसे नहीं बढ़ेंगे आगे, देखो रुको, अगेन अपन एक चीज यहां पे मिस कर रहे हैं। अगर ये पार्टिकल यहां से अपने को कितनी वेलोसिटी देनी है, सिर्फ इतनी वेलोसिटी देनी है कि ये यहां पे आए। क्या अपन ये चाहते हैं कि ये इससे ऊपर भी निकल जाए, अपन नहीं चाहते हैं, इसलिए फाइनल वेलोसिटी यहां पे अपने को 0 करनी पड़ेगी, और फाइनल वेलोसिटी अगर यहां 0 होगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, कई बार आदमी करते करते भूल जाते हैं, है ना। तो अगर अपन वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ा रहे हैं आगे, तो इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, अपन तो पार्टिकल को और ऊपर जाने दे रहे हैं। अगर पार्टिकल और ऊपर जा रहा है तो क्या ये r ही डिस्टेंस रहेगी, फिर तो ये कुछ यहां हो जाएगी, फिर अपने को पाइथागोरस से कुछ ज्योमेट्री बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी अपन क्या केस ले रहे हैं कि ये A से P पॉइंट पे जा रहा है, उसके आगे नहीं जा रहा है, यानी कि P पे अपने को पॉइंट को रोकना पड़ेगा। अगर वो पॉइंट को रेस्ट पे लाना है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 करनी पड़ेगी। तो फाइनल पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0, काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0। सो दिस 0 प्लस mgr, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आ गया अपना mgr। अब अपन ने क्या किया, एक m से एक m कैंसिल आउट किया और u² बराबर 2gr, और इस पे अंडर रूट लगा देंगे अगर यहां से स्क्वायर हटाना हो तो
तो हमने क्या देखा कि u की वैल्यू √2gr होनी चाहिए अगर इसको यहां तक लाना हो, P पॉइंट तक लाना हो तो हम एक जनरल वे में ये वाली बात बोल सकते हैं कि इफ योर वेलोसिटी इज इन बिटवीन 0 to √2gr, तो आप कैसा मोशन कर रहे हैं? एक सर्कुलर मोशन तो है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन सिंपल पेंडुलम में। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं कि अगर u किससे तो बड़ा है? 0 से बड़ा है, लेकिन √2gr से अगर वो छोटा है तो ये कैसा मोशन होगा? एक सिंपल पेंडुलम का। दिस इज द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी यहां पे? मतलब यहां से यहां तक लाने के लिए इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, √2gr। और पूरा सर्कल कंप्लीट कराने के लिए कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? √5gr। तो अब कुछ और भी केसेस हैं अपने, जैसे कि अगर यहां पे स्ट्रिंग की जगह मैं रॉड कर दूं, है ना, पार्टिकल की जगह एक ब्लॉक डाल दूं m मास का, तब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे होगा? कितनी इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए? ऐसी कुछ बातें और बच रही हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, वरना आज की डोज बहुत ज्यादा हो जाएगी। समझ में भी आना चाहिए जितना अपन पढ़ रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल, हाँ, कोई डाउट है? चलो ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।